नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आज हमारे स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान की तशरीफ़ आवरी हुई है। नाम है अवनीश यादव, रहने वाले हैं आप देवरिया के। मगर आपकी जो तालीम हुई तो तालीम का जो आखिरी हिस्सा रहा है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा है और सियासत में ख़ास तरीके से अवनीश को दिलचस्पी रही है और नतीजा जिसका ये हुआ कि अवनीश यादव 2017 के बाद 2018 में शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुए और आज हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए हैं। तो आज छात्रों की समस्याओं के बारे में भी अवनीश जी से बात करेंगे, जो राजनीतिक हालात हैं हमारे देश और प्रदेश के उस पर भी बात करेंगे। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जो निधन हो गया तो उस निधन से समाजवादी पार्टी को किस प्रकार की क्षति हुई है और आने वाले दिनों में उस क्षति को कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। अवनीश जी, आपका आपकी बात में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी बात को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी बात जन जन तक पहुंचे और जन की समस्याओं को बाहर लाए। और इसलिए मैं आपकी बात के फाउंडर मेंबर को और सभी लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा और आम तरीके से मेरा यही तरीका भी है कि जब भी किसी से बात करते हैं तो उन्हीं से पूछते हैं कि पहले अपनी बेसिक एजुकेशन और बिल्कुल शुरुआती लाइफ के बारे में आप थोड़ा तफसील से रोशनी डालिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में आपको समझ सकें। देखिए, हम तो मूलतः रहने वाले देवरिया के रहे जी, और देवरिया मेरा जनपद था और स्कूल हम लोग प्राइमरी तक की शिक्षा अपने गांव के एक स्कूल से प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त किए। फिर इसके बाद पिताजी को बहुत शिक्षा को लेकर, चूंकि पिताजी मेरे बहुत शिक्षित नहीं थे, तो उन्होंने जब समाज को देखा तो शिक्षा को लेकर उनको था, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल उत्तरांचल में भेजा पढ़ने के लिए। कुछ दिन हमने वहाँ भी स्कूलिंग की और फिर इसके बाद चूंकि हम स्कूलिंग के दौरान ही देहरादून में थे तो वहीं पे एक आपदा, प्राकृतिक आपदा आई, तो फिर हम लोग वहाँ से देवरिया आए। तो फिर हमारी 10th और 12th की शिक्षा देवरिया के ही हमारे नरेंद्र सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया में था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अगली पढ़ाई के लिए इलाहाबाद की तरफ रुख किया। फिर इलाहाबाद में हमने, चूंकि हम लोग पढ़ने में ठीक ठाक थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहले दिन ही इंट्रेंस में टॉप 20 में रहे। तो फिर हम लोग का एडमिशन हो गया। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू किए। हमारा स्नातक कला सब्जेक्ट था जिसमें हमारे पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और एजुकेशन सब्जेक्ट थे और पढ़ाई शुरू हो गई। सपना तो था, हर आदमी इलाहाबाद जाता है तो उसके मन में सपना होता है अधिकारी बनने का, IAS बनने का, IPS बनने का। तैयारी चलती रही, लेकिन चूंकि मैं 2012 में जब इंटर पास आउट किया तो नेताजी, उसी समय अखिलेश यादव जी की सरकार आई जो हमारे नेता भी हैं, और जब उनके हाथों हम लैपटॉप इलाहाबाद में पाए तो मुझे लगा कि एक नेता की विजन, एक नेता की सोच, कि जिनके हाथों से हम लोग को लैपटॉप मिला, कितनी दूरदर्शी सोच है। यहाँ विश्व के मानक पर कैसे लोग, उत्तर प्रदेश का नौजवान खड़ा होगा जी, टेक्नोलॉजी के दौर से हम लोग को जोड़ने के लिए उस दौर के बारे में लैपटॉप पाना। और चूंकि हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो विश्वविद्यालय में समाजवादी सरकार जब भी रही तो विश्वविद्यालय को उन्होंने हमेशा, चाहे नेताजी की सरकार रही है, श्रद्धेय नेताजी की, और चाहे अखिलेश जी की, इन दोनों लोगों ने विश्वविद्यालय में आउट ऑफ वे जाके विश्वविद्यालय को फंड देना, विश्वविद्यालय के छात्रों की मदद करना। तो कहीं ना कहीं हम लोग का झुकाव समाजवादी आंदोलन की तरफ बढ़ता गया। नेताजी के दौर से ही और नेताजी के दौर से पहले जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंच जाते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में जाकर कहते थे कि विश्वविद्यालय एक ऐसी खुली जगह है जहाँ विचारों का समागम होता है, जहाँ के विचार विश्व के कोने कोने में पहुंचते हैं। और समाजवादी आंदोलन, जो हिंदी आंदोलन था, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ। पंडित स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी, बृहस्पति तिवारी जी, एक बड़ा नाम नारायण तिवारी जी, और चाहे इस दौर में हेमंत टुन्नू रहे हो, चाहे संग्राम यादव रहे हो, चाहे निर्भय सिंह पटेल रहे हो, चाहे रामवृक्ष यादव रहे हो, चाहे जितने भी लोग, विनोद चंद्र दुबे रहे हो, सतीश अग्रवाल रहे हो, ये जितने समाजवादी आंदोलन के नाम थे और ये सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी रहे। उसी दौरान आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। वो भी हर छात्रों के मुद्दों के साथ खड़े रहते थे, छात्रों के मुद्दों को लीड करते थे। तो वो तो विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने धर्मेंद्र सर को भी अपना प्रतिनिधि चुनना चाहा, लेकिन चूंकि सफाई में चुनाव था और ब्लॉक प्रमुख हो गए तो इसलिए यहाँ से नहीं लड़े। तो उन्होंने हमेशा उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से यहाँ पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के, समाजवादी छात्र के होते रहे। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ आपके दिमाग में राजनीतिक सोच कैसे पैदा हुई? जैसे आप तो पढ़ाई कर रहे थे, देखिए, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि राजनीतिक सोच रख के
क्या अपनी शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है, टारगेट अचीव किया जा सकता है? एकदम टारगेट अचीव किया जा सकता है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आप तमाम लोग पढ़ते होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिस दौर का मैं पास आउट हूँ, उस दौर में विश्वविद्यालय में अगर कोई 60% अंक पा जाता है तो उसे कहा जाता है कि लड़का आईएएस क्लियर करेगा, ये लड़का आईपीएस बनना ही बनना है। 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में 60% मतलब कि जैसे कि हाई स्कूल इंटर में आजकल 98%, 97%, तो मैं पाया फर्स्ट ईयर में 75% नंबर, और हमसे एक आदमी और था जो 75 पॉइंट कुछ परसेंट पाया, मैं पाया 75। हम सेकंड टॉपर थे बीए फर्स्ट ईयर में। तो लोगों ने कहा कि आईएएस बनेगा, इससे बहुत हॉस्टल में मेरे उस साथ, चूंकि हॉस्टल में हम लोग रहते थे, बीए सेकंड ईयर में भी ऐसे हम लोग पढ़ते थे। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी समस्याओं के लिए भी मुखर होकर लड़ते हैं, छोटी छोटी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने हक की बात करते हैं। तो उसी दौरान, और चूंकि हम लोग 2012 में समाजवादी सरकार के लैपटॉप आ चुके थे, तो एक तरफ झुकाव था ही। उसके साथ साथ जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, अखिलेश जी की सरकार थी, तो हमने देखा कि विश्वविद्यालय के ऐसे सैकड़ों छात्र जिनकी अखिलेश जी ने मदद की। मेरे नॉलेज में है कि विश्वविद्यालय के एक बार छात्र हम लोग अखिलेश जी से ऐसे इलाहाबाद में मिले, और छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र जो डेलीगेसी से आते हैं, जो कमरे में जो रूम लेकर रहते हैं, उनको आते हैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो उनको 20 रुपए 30 रुपए प्रतिदिन भाड़ा देना पड़ता है, और एक गरीब छात्र 20 रुपए 25 रुपए रोज भाड़ा देकर आता है। और अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आप कुछ ऐसा कर दें कि विश्वविद्यालय को छूट मिल जाए। तो अखिलेश जी ने आनंद फानन तुरंत वही फैसला लिया, और विश्वविद्यालय को उन्होंने 6 बस फ्री में दे दिए, 6 बस फ्री। और उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी लड़का विश्वविद्यालय का आइडेंटिटी कार्ड दिखा के अपने कमरे से विश्वविद्यालय तक फ्री में आ सकता है। और 6 बसें जो हैं वो विश्वविद्यालय की 6 बसें इलाहाबाद में चलती थी, छात्र उससे पढ़ता था। विश्वविद्यालय के कम से कम मैं दर्जनों ऐसे लोगों को जानता हूं कि 2012 से लेके और 17 तक के ड्यूरेशन में जिनको यश भारती मिला, जिनकी पहचान मिली। यश भारती बहुत बड़ा पुरस्कार था, जिसको वर्तमान की सरकार ने बंद कर दिया है। विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्रों को, जिनका नाम मुझे याद है, इमरान प्रतापगढ़ी जो मशहूर शायर, वो सिख देन है, चाहे मणिंद्र मिश्रा मसाल हो, अनेकों ऐसे लोग हम लोग पढ़ते थे एज ए मुख्यमंत्री। कभी हम लोग उनसे हम लोग नहीं, कोई भी छात्र मिला, हमें मालूम है कि मेरे ही विश्वविद्यालय के कल्ला नाम का छात्र था, जो था उधर इलाहाबाद के वो पिछड़ा इलाका जो नक्सलाइट इलाका वहां का था, और उसको किडनी की दिक्कत हो गई। अखिलेश जी से ऐसे हम लोग गए, जनता दरबार मिले, अखिलेश जी ने उसकी पूरी किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर सारी व्यवस्थाओं का प्रबंध किया। उसके अलावा हम, जहाँ तक व्यक्तिगत मुझे मालूम है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कम से कम, हम लोग जब भी इलाहाबाद में अखिलेश जी आती थी, एक जिज्ञासा होती थी, अखिलेश मुख्यमंत्री चलो देखने, कहीं मिल गए तो हम लोग का ये समस्या वो समस्या। सैकड़ों छात्रों की उन्होंने इलाज के नाम पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इलाज के नाम पर मदद किया। अभी आपने एक बात कही कि जब उन्होंने लैपटॉप दिया, तो उसके बाद से आपने कहा कि एक टर्न लिया, दिमाग ने सोचा कि हम भी ऐसा करें कि कल दिन हम भी अपने हाथों से, जैसे अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, अपने हाथों से देने की इच्छा पैदा हुई। तो इसी को लेकर आप राजनीति में आने का विचार हुआ, या उससे पहले भी सोशल काम करते थे? अखिलेश जी के विचारों से हम प्रभावित तो थे। एक अत्याधुनिक सोच, आधुनिक सोच नहीं, अत्याधुनिक सोच। जो व्यक्ति इतने बड़े देश के, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, और जिसकी सोच ये हो कि हमारे प्रदेश का नौजवान विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, अमेरिका के सामने कैसे खड़ा हो, चीन के सामने कैसे खड़ा हो, जापान के सामने कैसे खड़ा हो, ऐसी सोच वाले व्यक्ति ने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में पढ़ने वाले छात्रों के साथ दूरदर्शी सोच अपनाते हुए तमाम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए, तो क्यों ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना हम लोग का लाजमी था, जिसकी सोच इतनी अच्छी हो, जिसने कभी हम लोग को, ये बहुत सारे लीडर ऐसे होते थे जो छात्रों नौजवानों को बरगला कर ये चाहते थे कि ये हमारे पार्टी का झंडा दुए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करो, अभी क्या पढ़ रहे हो, पढ़ाई के बारे में हम लोगों से पूछ देना कि इस सब्जेक्ट में अच्छा ये बताओ क्या चल रहा है। तो जब ऐसी आप चीजें देखते हैं तो लगता है कि हमारा नेता कितने दूरदर्शी सोच का है कि हमें अपना वर्क और अपना झंडा बनाने के लिए नहीं परेशान है, ये सोच रहे हैं कि कम से कम ये नौजवान शिक्षित हो जाएगा, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये जरूर कुछ बेहतर करेगा। शिक्षित व्यक्ति कभी न कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता, समाज में अच्छा करेगा, नौकरी में अच्छा करेगा। ये सब करते करते जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे, तो चूंकि केंद्र में 2012 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की, और 14 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई, तो विश्वविद्यालय, चूंकि मेरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और चूंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय कई गवर्नेंस केंद्र सरकार द्वारा होती, जितनी राज्य से मिलनी चाहिए उतना हम लोग अखिलेश जी से ले लेते थे, लेकिन केंद्र से जो सुविधाएं मिलती थी वो नहीं मिल पाती थी। तो हम लोग विश्वविद्यालय के लिए बनाने के लिए, चूंकि छात्र होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व भी बनता था कि हम लोग विश्वविद्यालय में जिस समस्या उसके लिए लड़ें। विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है तो शिक्षक कहाँ गए, वैकेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कुलपति लूट रहा है, विश्वविद्यालय में पीने के लिए पानी नहीं है,
तो ऐसा हम लोग नहीं सब लड़ते थे, सीनियर लीडर लड़ते थे, लेकिन उनके साथ हम लोग सहयोग करते थे। ऐसा लड़ाइयाँ होती कि हम लोग पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं था कभी मेरा रिजल्ट खराब हुआ, 12 में बेटा पढ़ रहे, सेकेंड ईयर में बेटा पढ़ रहे, थर्ड ईयर में बेटा पढ़ रहे। हम लोग जब MA किया तो उसमें बेटा पढ़ रहे, फिर हम LLB किए, और वर्तमान में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में LLB में इस साल पास आउट किया, और फिर मैं एडमिशन भी लेने जा रहा हूँ। तो पढ़ाई हम लोग के अनवरत चलती रही। LLM में हाँ, तो हम लोग जब एडमिशन, ये सब पढ़ाई चलती रही, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच थी, जो विजन थी, हम लोग इतना प्रभावित की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 12 से लेके और 18 तक चुनाव हुए, और भारतीय जनता पार्टी डर गई। 12 से लेकर 18 तक चुनाव में अगर आप देखेंगे लिस्ट उठाकर, तो सभी समाजवादी छात्र सभा के नौजवान जीतते गए। भारतीय जनता पार्टी अदर दलों का खाता नहीं खुल पाया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो जब विश्वविद्यालय का नौजवान जिसके स्ट्रेंथ, उन्होंने अखिलेश यादव जी के विजन को, सोच को अपने अंदर आत्मसात किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैतिक हार मानते हुए विश्वविद्यालय के छात्र भवनों पर ताला लगा दिया। आप छात्र नेता रहे हैं, तो छात्र संघों पर तो बीजेपी की सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का ये दोहरा चरित्र है। चूंकि मेरा गृह जनपद देवरिया, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मंडल के हैं। मैं जब बचपन में था, हम लोग जब सुबह उठते थे, पेपर पढ़ते थे, तो पेपरों में देखते थे कि योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली का आंदोलन चल रहा है, और योगी आदित्यनाथ जी उस बहाली में धरना देते थे, छात्रों के समर्थन में भाषण करते थे। पेपर में पढ़ते थे कि गोरखपुर के सांसद ने छात्र संघ बहाली के लिए दिया अपना समर्थन। और ये कैसा दिन आ गया कि जब आप सरकार में आए तो अपने छात्र संघों पे ताले लगा दिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दोहरा चरित्र है, ये साफ साफ दिख रहा है। मैं एक नहीं, कम से कम सैकड़ों पेपरों की कटिंग दे दूंगा जिसमें योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर विश्वविद्यालय। क्या नुकसान और क्या फायदे हैं जिसे छात्र संघ के पर बैन लगा देने से, या छात्र संघ का चुनाव होता है तो इससे क्या दिक्कत है? छात्र संघ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र संघ होने से छात्र अपनी आवाज उठाता था, अपने हकों की लड़ाई लड़ता था, फीस वृद्धि होती थी। आज बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस 400 गुना बढ़ा दी गई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फीस 200 गुना बढ़ा दी गई, लखनऊ विश्वविद्यालय में बढ़ा दी गई। जब आप इतनी फीस बढ़ा देंगे, इतने आपके पास, तो गरीब तबके का छात्र कहां पड़ेगा? मेरे बाप एक सामान्य किसान है, उनकी पर महीने की आय 10,000 12,000 है। अब वो हमको फीस हर महीने में 10,000 12,000 हम ही दे देंगे, तो हमारे भाई हैं, हमारी माँ है, हमारी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, फिर कभी उनको अचानक कोई दिक्कत होती है तो फिर कहां से आएगा? सरकारी विश्वविद्यालय और सरकारी संस्थान तो इसीलिए होते थे नहीं ना। तो नौजवानों का तेवर जो पहले हुआ करता था, उस तेवर में कमी क्यों आई? आखिर सरकार से लड़के नौजवान पहले अपनी बात मनवा लिया करते थे, तो आज का नौजवान क्यों कमजोर हुआ है? आज का नौजवान लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन जब किसी भी टीम का एक कप्तान होता है तो उस कप्तान के नेतृत्व में लड़ाई हमेशा मजबूत होती है, और बिना कप्तान के लड़ाई हमेशा कमजोर हो जाती है। यानी छात्र संघ का चुनाव न होना इसका बीजेपी ने इसलिए छात्र संघ के चुनाव को बैन किया कि जब छात्र संघ नहीं रहेगा, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नहीं रहेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नहीं रहेगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं रहेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नहीं रहेगा, तो जब अध्यक्ष खड़ा होता था तो वो 60,000 छात्रों का रिप्रेजेंटेशन करता था। जब डीएम के यहाँ अध्यक्ष जाता था, राज्यपाल के यहाँ जाता था, तो राज्यपाल जानते थे कि 60,000 छात्रों का रिप्रेजेंटेशन है, और वो 60,000 छात्र जिसकी सबसे न्यूनतम योग्यता BA प्रथम वर्ष की है और जिसकी सबसे हाईएस्ट योग्यता रिसर्च स्कॉलर है। इसलिए देश का हर कोई तनख्वाह हो, चाहे देश के उच्च पदों पर बैठा व्यक्ति हो, वो हमेशा इस बात से सशंकित रहता था कि अगर इसकी बात को हम नहीं मानेंगे तो 60,000 छात्र सड़कों पर होगा, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए सब भयभीत रहते थे। इसीलिए सरकार ने कहा कि इनकी कमर को तोड़ो, पहले छात्र नौजवानों को कैसे कमजोर करना है, इसलिए शासन को, इनकी नेता को चुबा दो। ये तो डेमोक्रेसी पर रोक एक तरह की, एकदम डेमोक्रेसी पर सरकार ने रोक लगा दिया। और जिस तरीके से डेमोक्रेसी के साथ, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जिस तरीके से खतरे में है, जिस तरीके से तानाशाही चरमोत्कर्ष पर है, मैं तो सवाल साफ साफ करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप छात्र संघ बहाली के समर्थनों में आंदोलन में जाया करते थे, और ये दोहरा चरित्र आपका कैसे है कि आप छात्र चुनाव बैन कराए पड़े हैं? आपके विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेजों में प्रचार कर रहे हैं, सरकार ने रोक लगाया पड़ी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अगर आप वास्तव में छात्र हितैषी हैं, अगर आप वास्तव में छात्रों के आंदोलन में जाते थे, तो अपने दोहरे चरित्र को खत्म करिए और छात्र संघ चुनाव को बहाल कराइए। अच्छा, आप आते हैं थोड़ा सा इस मुद्दे से हटते हैं, यूनिवर्सिटी के मुद्दे से हट के। ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी का कुछ दिनों पहले निधन हो गया, तो इस निधन से समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान हुआ, या इससे समाजवादी पार्टी का आने वाले दिनों में क्या रुख हुआ, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जो समाजवादी, जो उनके निधन पे जो भीड़ जुटी, या जो तमाम दलों के नेता जिस प्रकार से वहां पहुंचे, तो ये दूसरी इसकी कोई नजीर नहीं मिलती है, तो इसकी क्या वजह रही? देखिए, किसी भी नेता की कमाई क्या होती है। उस दिन मैं भी नेताजी की अंतिम यात्रा में था, मैंने देखा, जहां तक मैंने देश के बड़े नेताओं के बयान पढ़े, चाहे देश के
अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए नेताजी की अंतिम यात्रा में, और जब उन्होंने अपने वक्तव्य को अपने सोशल साइट्स पर लिखा तो मुझे लगा कि वास्तव में यूं ही कोई नहीं माननीय मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहता होगा। एक तरफ शरद पवार जो देश के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरे जीवन काल में, मेरी भी उम्र 80 साल हो गई, मैंने किसी नेता के अंतिम यात्रा में इतनी आम जन समूह, इतना आम जनमानस को मैंने नहीं देखा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के कई बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे फिल्मी जगत के लोग रहे हों, चाहे खेल जगत के लोग रहे हों, सारे जगत के लोग आए, चाहे मीडिया जगत के बड़े बड़े लोग, सबने आए, सबने कहा इतना अपार जनसमूह हमने नहीं देखा। उसका एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूँ, छोटा सा उदाहरण। 2003 में बसपा की सरकार थी और माननीय नेताजी नेता विरोधी दल हुआ करते थे, अपोजिशन में समाजवादी पार्टी थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली का आंदोलन चल रहा था। छात्र संघ बहाली में समर्थन देने के लिए नेताजी आने वाले थे और जिस दिन नेताजी आने वाले थे उसके एक दिन पहले ही बसपा की सरकार गिर गई। अब इलाहाबाद के विश्वविद्यालय छात्रों को लगा, और इलाहाबाद का संयोग देखिए कि जिस बसपा सरकार में वहां का डीएम और कलेक्टर, वहां का कप्तान, पुलिस अधीक्षक नौजवानों को नेताजी आने के परमिशन नहीं ग्रांट कर रहा था, उनका टेंट माइक निकलने नहीं दे रहा था। सरकार गिरी और अगले दिन मालूम चला कि समाजवादी पार्टी की 2003 में सरकार बन गई। नौजवानों को लगा कि नेताजी आज मुख्यमंत्री बनकर हमारे धरने में कैसे आएंगे। हमारे घर आए थे शिवपाल यादव जी, आजम खान, सब लोग हमारे वहाँ थे और उसी के दूसरे दिन यहाँ से मऊ से गए, सरकार बन गई। सरकार बनी। अब सोचिए कि नेताजी जब शपथ लिए, तो शपथ लेने के बाद राज्यपाल के यहाँ जाना होता है चाय पीने, जो परंपरा है। नेताजी अपने प्रतिनिधि के तौर पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा और नेताजी वहीं से गार्डन से हेलीकॉप्टर से सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डीएम और कप्तान को फोन आया इलाहाबाद के कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ रहा, मेरा कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है। जो डीएम कप्तान एक दिन पहले छात्रों को रोक रहे थे, वही डीएम कप्तान घंटों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फूलों से सजा दिए, माइक टेंट लगाकर उसको जैसे दुल्हन का घर होता है वैसे सजा दिए और नेताजी के स्वागत के लिए खड़े हो गए। नेताजी वहां शपथ लेते हैं और सीधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड करता है। वहां पे शहीद लाल पदमदर की मूर्ति जो छात्र भवन के सामने, जो शहीद हो गए थे देश के आजादी के आंदोलन में लड़ाई में, नेताजी मल्यार्पण करते हैं और नेताजी मल्यार्पण करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र भवन से ऐलान करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और सभी डिग्री कॉलेजों के छात्र संघ के ताले आज से खोले जाते हैं। अगर किसी भी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो वहां की ग्रांट रोक दी जाएगी और वहां के कुलपति और वहां के प्रचार की ग्रांट रोक दी जाएगी। वहीं से उन्होंने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया, वहीं से उन्होंने शिक्षा मुफ्त का ऐलान किया। नेताजी की ये सोच थी। आज तभी से लेकर और आज तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान नेताजी को भगवान का तरह मानता था और उसी की देन थी कि जब नेताजी स्वर्गवासी हुए, जब मालूम चला तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोक की लहर दौड़ गई और छात्र नौजवान हजारों की संख्या में सफाई की तरफ अपने अपने संसाधनों से चला गया। ट्रेन से गया, पैदल गया, जिसको जैसे मिला, साइकिल से गया, मोटरसाइकिल से बहुत सारे नौजवान चले गए। ये नेताजी की उपलब्धि थी। नेताजी के न रहने पर किस प्रकार की चुनौतियां हैं अखिलेश जी को? जब ऐसे दौर में जब नेताजी के लिए ऐसे लोग जा सकते हैं तो ऐसे ऐसे हजारों नेताजी की कहानियां हैं, हजारों नेताजी की ऐसी सोच थी, तो अनुमान लगाना लाजिम है कि नेताजी के निधन पर प्रदेश और देश के कोने कोने से कैसे कैसे लोग वहां पे आए हों। मेरा कहना है कि नेताजी के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आएंगी? अब चुनौतियां केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, चुनौतियां पूरे देश के लिए है। चुनौतियां हम ऐसे लोगों के लिए भी हैं जो सांप्रदायिक ताकतें अपना फन फैला रहे हैं। जब नेताजी थे तो कभी सांप्रदायिक ताकतों के फन को हमेशा नेस्तनाबूद करने का। चुनौतियां छात्र नौजवानों के सामने है। जो छात्र नौजवान हमेशा नेताजी छात्र नौजवानों के लिए दिल्ली की सरकार को हमेशा मुट्ठी में बंद करके और दिल्ली की सरकार को बताने का काम करते थे कि छात्र नौजवानों की बात नहीं की जाएगी तो दिल्ली में सरकार आपकी ठीक नहीं चल पाएगी। लेकिन मुझे फक्र भी इस बात का है कि नेताजी ने ऐसे बीजारोपण कर हम सबके बीच में एक ऐसे नेता को देकर गए हैं। उस नेता ने हमेशा छात्रों के मुद्दों पर, चाहे सदन के अंदर चाहे सदन के बाहर, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ हम लोगों ने का एक प्रतिनिधिमंडल जब मिला आदरणीय अखिलेश यादव जी से, जब हम लोगों ने कहा कि 400 गुना फीस, तो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष होने की हैसियत से अखिलेश जी ने सदन को नहीं चलने दिया, सदन वॉकआउट कर गए। तो हमें गर्व भी है, हमें जाने का दुख भी है। मुलायम सिंह यादव गए, इस बात का हम छात्र नौजवान को बेहद दुख है, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपना ऐसा अंश देकर हम लोग के बीच गए कि जहां नेताजी की सोच, नेताजी के विचार, एक व्यक्ति जा सकता है लेकिन उस व्यक्ति के विचार, उस व्यक्ति के सोच अजर अमर है और वो अजर अमर माननीय अखिलेश यादव के अंदर दिख रहे हैं और लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। और ये लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव के साथ हम छात्र नौजवान हम तब तक लड़ेंगे जब तक हिंदुस्तान के लाल किले पर
समाजवादी लोगों को नहीं बैठा लेंगे, समाजवादी परचम को नहीं बुलंद कर लेंगे, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, लेकिन इस लड़ाई को आप लड़ेंगे कैसे? जैसा कि मैं महसूस करता हूं कि जो समाजवादी पार्टी का जो तेवर था या जो फ्रंटल संगठन हुआ करते थे, फ्रंटल संगठनों में अब रस्म अदायगी हो रही है। फ्रंटल संगठनों में वो लड़ने की क्षमता अब दिखती नहीं जो आज के कुछ जमाने पहले दिखती थी। इसका क्या कारण है आखिर? देखिए, ये उतार चढ़ाव का दौर चलता रहता है, लेकिन जहां तक छात्र संघों की बात है, समाजवादी नौजवानों की बात है, उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी जेल नहीं बची है 2017 के बाद से और अब तक जिस जेलों में समाजवादी नौजवानों ने जेल में रहकर और उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनौती नहीं दी। नहीं, ये तो आप पुरानी बात बता रहे हैं। अभी भी मैं 17 से लेकर, लेकिन इस जमाने में मैं देख रहा हूँ इधर कुछ सालों से जो फ्रंटल संगठन है, फ्रंटल संगठन की कारकर्दगी काफी कमजोर हुई है। जैसे हम मऊ की बात करें तो मऊ में एक ही मोहल्ले के चारों फ्रंटल संगठन के हो एक ही जगह के, तो ये इस पर क्या आखिर इसके इतनी इस प्रकार की गलतियां क्यों हो रही हैं? देखिए, कभी कभी राजनीति में ऐसा नहीं है। हमने मऊ के जनपद को जहां तक जाना है कि सभी बिरादरियों के लोग हैं, सभी 3600 बिरादरी के लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी चूंकि सभी दलों को, सभी बिरादरियों को रिप्रेजेंट करती है, समता प्लस संपन्नता को लेकर चलने वाली पार्टी है, सभी जात को सम्मान। ये कमी तो हमारे अंदर के लीडर ने हम पे भरोसा किया और हमने उसके विश्वास पर कितना खड़े उतर पाए। तो ये पार्टी में, संगठन में चलता रहता है, लेकिन इसके इतर ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने क्या सड़कों पर संघर्ष नहीं किया। इसके इतर ये नहीं है कि समाजवादी नौजवानों ने छात्र बहाली के लिए संघर्ष नहीं किया, फीस वृद्धि के खिलाफ संघर्ष नहीं किया, छात्रवृत्ति के लिए संघर्ष नहीं किया, नीट परीक्षा हो रही थी, कोरोना में उसको संघर्ष नहीं किया। यही हम लोग मुख्यमंत्री के घर को घेर लिए, पुलिस ने हम लोग के ऊपर 200 लाठी बरसाई, जेल भेज दिया, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे। पुलिस ने कहा कि आप लिख कर दो कि हम आज के बाद आंदोलन नहीं करेंगे तो हम आपको जेल नहीं भेजेंगे। हमने कहा वीर सावरकर की औलाद नहीं है, हम भगत सिंह और चंद्रशेखर और महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, मुलायम सिंह, आदरणीय अखिलेश यादव हमारे आदर्श हैं, माफी तो हम नहीं मांगेंगे। नहीं, सरकार का जो रुख है कि किसी भी आंदोलन को सरकार क्रैश करती है, तो क्या ये वजह भी है क्या आंदोलनों में कुछ कमी की, या हमारे इरादे कुछ कमजोर हुए? कोई नहीं इरादे कमजोर है, क्योंकि जब सरकार तनाशाह हो जाती है, सरकार जब निरंकुश हो जाती है, तो ऐसे तरह के अन्यत्र काम करती है, षड्यंत्र रचती है। लेकिन सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में नौजवान लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों पर है। अब तक विपक्ष में जितनी जेल को हम लोगों ने भर दिया, हम अकेले 10 बार जेल जा चुके। कौन सी उत्तर प्रदेश की जेल बची है? चाहे चित्रकूट हो, चाहे नैनी हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बादा हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो, हम लोगों से जेल थोड़े बची है। चाहे देवरिया की जेल हो, कि कौन ऐसा भरोसा किसी दिन मऊ की जेल में आना पड़े, किसी दिन गाजीपुर की जेल में जाना पड़े। जहां अन्याय जुर्म होगा वहां हम लोग लड़ेंगे। हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, हमारे ये लोग नेता है जिन्होंने अन्याय जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी 1857 में, और देश को आजादी मिलते मिलते 1947 हो गया था। लेकिन जो ये वर्तमान की सरकार है, इसके खिलाफ भी लड़ाई जारी है। ये झूठ और फरेब की सरकार है, हिंदुस्तान की आवाम को, उत्तर प्रदेश की आवाम को गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश का आवाम जान चुका है ये कैसे गुमराह करके लोगों को हराए हैं, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश नहीं हो रही है? जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन, कप्तान, डीएम की जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार द्वारा, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की आत्मा का चोट है। ये भारत माँ तो इससे बचने का तरीका क्या है? लड़ाई। हाँ? लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह बापू ने हिंदुस्तान को, नहीं, तो लड़ाई तो जनता के माध्यम से आप लड़ेंगे, और जनता इस बात को भी समझने को तैयार नहीं, तो जनता में कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? जनता तो समझने की तैयार, जनता तो समझ में रही है। नहीं, जनता समझती तो बहुमत ना आती उनकी। बहुमत हो, जनता ने हमें दिया ही। अब आप हमें 200 वोट से हराएंगे, आप हमें 100 वोट से हराएंगे, आप हमें 300 वोट से हराएंगे, मैं 400 वोटों से हराएंगे। कभी कभी लगा कि देश को 1857 में आजादी मिल जाएगी, इतिहास के विद्यार्थी रहे, लगा कि 1857 में आजादी मिल गई, लेकिन आजादी थोड़ी देर से मिलते रहेगी। लगा कि हमें 2022 में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से आजादी मिल गई, लेकिन रह गई। लेकिन अभी हम लोग 2024 में, 2027 के चुनाव में हम लोग इनको नेस्तनाबूद कर देंगे, सफाया हो जाएगा इनका। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सफाया होगा तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अब कभी नहीं हिंदुस्तान के अंदर आएगी। अब ये कहीं नाइजीरिया, नामीबिया और किसी और देश में जाएंगी, वहीं अपनी पार्टी की स्थापना करेंगे। वही जो नहीं, ये तो आपका सपना है ना। हाँ। आप सपना है ऐसा देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ सामने है, लेकिन जो कुछ दिख रहा है सत्य में कि ये हर तरह का छल प्रयोग करके किसी तरीके से सत्ता हासिल कर रहे हैं, तो इनके छल से निपटने के लिए और मीडिया का जो दुरुपयोग करके गलत मैसेज जनता के बीच में फैलाया जा रहा है, इससे निपटने के लिए जब तक आप कोई साधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? अब देखिए, इन लोगों ने फीस बढ़ा दिया नौजवानों का, अब नौजवान सड़कों पर है।
अब इलाहाबाद का नौजवान सड़कों पर, बनारस का नौजवान सड़कों पर, लखनऊ का नौजवान सड़कों पर है। अब नौजवान तो इनको खोज रहा है अगरबत्ती धूप लेकर कि जल्दी ये मिले तो हम इनका इस्तकबाल स्वागत करें। तो जाए नौजवानों के बीच ना, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं नौजवानों के बीच? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नुमाइंदों को नौजवान सड़कों पर खोज रहे हैं, एलानिया कर रहे हैं कि मैं सांसद से मिलना चाहता हूँ। मालूम चला कि सांसद महोदय रातों रात गायब, हम विधायक से मिलना चाहते हैं, रातों रात गायब। तो आए जनता के बीच, जनता तो बैठी पड़ी है, आप तो जनता को लूट रहे हैं। तो नौजवान तो खोज रहा है। आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर आपने क्या दिया? एक वैकेंसी नहीं, जो वैकेंसी आई वो कोर्ट में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो जो वैकेंसी पहले 3 चरणों में होती तो 5 चरणों में हो रही है भाई। एक बार पहले तो इनका चरण है 3 चरण, उसके बाद लीक चरण है, उसके बाद कोर्ट का चरण है, फिर उसके बाद उसको फिर कैसे हम सरकार बचाने के लिए चरण है, फिर उसके बाद से पेपर होगा। तो जो पेपर पहले 3 चरणों में होता था आजकल 8 चरणों में हो रहा है। तो हिंदुस्तान का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान तो झांक रहा है, देख रहा है, और यहाँ के बुजुर्ग और सब देख रहे हैं। आप कहते थे कि सीमाएं सुरक्षित हैं, सीमाएं सुरक्षित है, सीमाएं हिंदुस्तान की क्या सुरक्षित है? आज जिस तरीके से आए दिन हिंदुस्तान की सीमाओं पर विदेशी हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से विस्फोटक सामग्री बरामद हो रहे हैं, कहाँ गए हिंदुस्तान के यंत्र, कहाँ गए हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस, कहाँ गए हिंदुस्तान की कंपनियां? लेकिन सरकार तो बार बार ये दावा करती है कि हमने इन सारी चीजों में काफी कमी की है, गिरावट आई है। गरीबी के हालांकि आंकड़ों में तो गिरावट नहीं दिखती है, लेकिन सरकार की जुबान में गिरावट दिखती है। गरीबी के मामले में हिंदुस्तान बढ़ी जा रहा है। जो आंकड़े हैं एनसीबीआरबी के जो आंकड़े हैं जो हिंदुस्तान के, उसमें उत्तर प्रदेश फीसदी ही। योगी आदित्यनाथ जी कितना झूठ बोलते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कबीर, नानक और सबको कह देते हैं कि एक साथ बैठ कर मंत्रणा, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। और वो कहती हैं जो हिंदुस्तान की वित्त मंत्री हैं, वो उनका कहना ये है कि नहीं गिर नहीं रहा है, उनके यहाँ डाउन इसलिए हमारा चढ़ रहा है। डॉलर का रेट ये बच्चों जैसी बात है। तो अच्छा, ऐसा है कि समय की कमी है, बातें तो बहुत सारी हैं आपके पास, मैं देख रहा हूँ कि, लेकिन ये कि और कोई बात ऐसी जो आप कहना चाहते हो ताकि हम इसी पे कार्यक्रम का एंड कर सकें। देखिए, मैं साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के नौजवानों को, जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं बहनें हो, छात्र हो, नौजवान, सबसे कहना चाहते हैं कि आप सब शिक्षा की तरफ आगे बढ़िए। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा मीम आएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सदन में कहा कि राष्ट्रपति की हो संतान या भंगी की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो जब हम सबको शिक्षा एक समान देंगे तभी जाकर हिंदुस्तान वास्तव में हिंदुस्तान हो पाएगा, तभी जाकर हिंदुस्तान आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए जितने भी लोग हैं इस युग में, सब लोग शिक्षा से भागते हैं। माँ बाप जब डांटते हैं, माँ बाप जब कहते हैं पढ़ो, लोग भागते हैं। लेकिन बाद में हमें महसूस होता है अगर आप शिक्षा नहीं प्राप्त नहीं किए हैं, फिर आपको अपना जीवन काटना दुश्मन हो जाएगा। आपके क्या अधिकार है ये नहीं आपको मालूम है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या अधिकार दिए, आपको शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे नहीं मालूम चल पाएगा। फिर आपके साथ जुल्म होगी, आपके साथ अत्याचार होगा, आपके साथ जाति होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप घर में भले से एक वक्त की रोटी कम खाइए। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई माताएं बने, कोई अभिभावक, उससे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप 4 रोटी की आपकी भूख है तो आप 2 रोटी खाइए, लेकिन 2 रोटी का पैसा बचाकर अपने घर की आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले जो नौजवान हैं उनको शिक्षा प्राप्त कराइए, और आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये आप सुन रहे थे अवनीश यादव को, और अवनीश जी ने सवालों का समय कम दिया, और इनके पास एक सवाल में जवाब इतने थे कि उसमें कई सवाल हजम हो जाते थे। लेकिन ये कि एक चीज़ आपने ज़रूर अवनीश के माध्यम से ये बात सुनी है कि इरादे अगर मजबूत हों और आपके मन में ईमानदारी और लगन हो तो आप ज़रूर कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। अवनीश स्वस्थ आश्वस्त हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और आने वाले दिनों में ये फिरकापरस्त सरकारें जो हैं, उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन सरकारों का खात्मा होगा। तो अच्छे भविष्य और अच्छे मुस्तकबिल की शुभकामना देते हुए आज के इस बात को ख़त्म करते हैं। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।